हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फंजाई कबक। ये फंजाई का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं इसके दो पार्ट बना चुकी हूँ। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई बताया था, एंड सेकंड पार्ट में मैंने इसका न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई एंड लाइकेन और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ लाइकेन के बारे में बताया था। अभी तीसरे वीडियो हम लोग इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में जानेंगे। यह वीडियो रीट लेवल 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है एवं अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई। आज हम लोग इसकी यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे और हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे, उसमें जानेंगे। फंजाई एज ए फूड, फंजाई के यूज भोजन के रूप में किया जाता है। फंजाई एज ए मेडिसिन, मेडिसिन में किया जाता है। इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनके उत्पादन के लिए फंजाई का यूज किया जाता है। इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में फंजाई का यूज किया जाता है। एज ए एंजाइम, कुछ एंजाइम बनाने के लिए भी फंजाई का यूज किया जाता है। यूज इन एग्रीकल्चर, कुछ जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है उसके लिए भी फंजाई का यूज किया जाता है। एज टेस्ट ऑर्गेनिज्म, कुछ हमारी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं या मतलब कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं उसके लिए फंजाई का यूज करते हैं। मशरूम एज ए फूड, भोजन के रूप में मशरूम और मॉरेल के फल पिंड खाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपने इंडिया में हम लोग मशरूम खाते हैं और मशरूम और मॉरेल के जो फल पिंड होते हैं उनको खाते हैं। फल पिंड होते हैं, ऊपर का जो उनका जो फल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए फल है जो ऊपर जो टोपी जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं। मशरूम का तो मोस्टली लोग यूज करते हैं। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा 21 से 30% होती है। एक संपूर्ण भोजन होता है। इसमें सभी न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे खनिज, लवण, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी जो जिस न्यूट्रिशन की मनुष्य को आवश्यकता होती है, इसमें ओवरऑल सब कुछ पाया जाता है। जैसे हम भोजन के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपोनेंट्स खाते हैं, जैसे हम गेहूं लेंगे, हरी सब्जियां लेंगे, दाल लेंगे और मिल्क पियेंगे, तो हमें सब कुछ अलग अलग जगह से प्राप्त हो। लेकिन एक मशरूम एक ऐसी चीज है, इसमें सब कुछ मिलता है, सारा न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इसको हम कंप्लीट भोजन कहते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम मिल्क पीते हैं तो हमें विटामिन मिलता है, गेहूं या मतलब अन्य जो ग्रेन्स खाते हैं तो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और खनिज लवण अन्य अन्य चीजों से मिलते हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह वो दाल से मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मशरूम होता है उसमें ओवरऑल सब कुछ पाया जाता है, तो इसलिए इसको कंप्लीट भोजन कहते हैं। जो ईस्ट होता है ये भी आपकी फंगस की एक प्रजाति होती है। इस ईस्ट में विटामिन बी और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट का यूज हम लोग जो डो होता है उसको स्पंजी बनाने के लिए करते हैं। ईस्ट देखने में इस टाइप का दिखता है और ईस्ट डालने के बाद अपना जो डो है उस तरह से फूल जाता है और स्पंजी हो जाता है। फंजाई एज ए मेडिसिन, मेडिसिन में फंजाई का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया बैक्टीरिया वगैरह का भी मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अभी आज इसमें हम लोग फंजाई के बारे में जानते हैं। एक आर्गोट मेडिसिन बनती है, इसे हम क्लेविसेप्स परफ्यूरिया से तैयार करते हैं। क्लेविसेप्स परफ्यूरिया एक फंजाई होता है, उसके द्वारा आर्गोट को तैयार किया जाता है। ये मेडिसिन आर्गोट है, इसमें अनेक प्रकार के एल्कोहल पाए जाते हैं। इस मेडिसिन का यूज हम लोग गर्भाशय के संकुचन द्वारा गर्भपात कराने में करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है जो मेडिकल अबॉर्शन होता है उसमें जो मेडिकल अबॉर्शन होता है उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ये मेडिसिन क्लेवी सेप्स परफ्यूरिया से तैयार की जाती है। एवं जो पीरियड इरेगुलर हो जाता है उनको रेगुलर करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। रक्त स्राव के अवरोध में, मतलब जो ब्लड है वो काफी ज्यादा बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। ये साइड में आपका ये क्लेविसेप्स परफ्यूरिया जो फंगस है वो दिखाई दे रहा है, ये मेडिसिन है जिसका हम लोग यूज करते हैं। ईएफेड्रिन, ये भी मेडिसिन है जो हमारा फंगस से प्राप्त होती है। इस मेडिसिन को ईस्ट के किण्वन से, ईस्ट में किण्वन कराया जाता है, फिर उसके बेंजाल्डिहाइड द्वारा फिर उसमें केमिकल रिएक्शन कराई जाती है, उसके द्वारा ये मेडिसिन बनाई जाती है। इस मेडिसिन का यूज हम लोग जो अस्थमा के जो मरीज होते हैं, दमा या अस्थमा एक ही बात है, नाक के रोगों के इलाज के लिए करते हैं। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का नाम तो आजकल आपने बहुत ज्यादा सुना होगा क्योंकि अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें ये दवा दी गई थी स्टेरॉइड। ये काफी मतलब हैवी दवा होती है। इसको मतलब बहुत ज्यादा कोई टिपिकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती तब इस दवा को दिया जाता है। जटिल कार्बनिक यौगिकों से बनी होती है, मतलब होता है ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से कार्बनिक रिएक्शन कराई जाती है तब ये दवा प्राप्त होती है। स्टेरॉइड क्या होता है कि वैसे तो ये हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनसे भी स्टेरॉइड हमें मिलता है।
हमारे अंदर कोई जो होती है ग्लैंड्स पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड एवं जनन ग्रंथियां होती है, उनके द्वारा ये स्टेरॉइड को स्रावित किया जाता है हमारे अंदर। एक हार्मोन्स होता है स्टेरॉइड, लेकिन इसको केमिकल जो होता है ना, जटिल जो होता है कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन द्वारा भी इस स्टेरॉइड मेडिसिन को बनाया जाता है, क्योंकि इसका इलाज ना बहुत जो रेयर डिजीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन अनेक कवकों में स्टेरॉइड का संश्लेषण होता है, मतलब अनेक होते हैं ना, जो बहुत सारी फंजाई होते हैं उनकी बॉडी में भी स्टेरॉइड पाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कवक होते हैं उनकी बॉडी से भी स्टेरॉइड को प्राप्त करते हैं, स्टेरॉइड मेडिसिन बनाने के लिए उन कवकों का यूज कर लेते हैं। इसका यूज जो गठिया रोग होता है, गठिया इसको बाय बोलते हैं, या फिर एलर्जी या त्वचा से संबंधित रोगों के लिए ये यूजफुल होती है। इसकी ज्यादा मात्रा में अगर स्टेरॉइड का यूज किया जाए तो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाती है, इसलिए इसकी स्टेरॉइड का यूज बहुत लिमिटेड किया जाता है। जो कुछ आपने देखा होगा कि जो मसल्स वगैरह बनाने वाले या बॉडी बिल्डर्स वगैरह ये स्टेरॉइड का यूज करते हैं। ये अपनी होता है ना, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। विटामिन सैकेरोमाइसिस विटामिन बी का प्रमुख स्रोत होता है। ये आपका एक फंगस है जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसमें विटामिन बी पाई जाती है। और एक एक जो फंगस की स्पीशीज है एरिथोथीमियम एबेसी, इसमें विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत है। इसमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाई जाती है, एरिथोथीमियम एबेसी। इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। जैसे विटामिन B12 की मेडिसिन में जो दवाइयाँ बनाई जाती है, टैबलेट्स बनाई जाती हैं या विटामिन बी की बनाई जाती है, उनके लिए इन फंगस का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक फ्रॉम फंजाई, फंजाई से एंटीबायोटिक कैसे बने? पेनिसिलिन तो नाम आपने अच्छे सुना होगा। ये बहुत घातक बीमारियां होती हैं उनके लिए पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। एक एंटीबायोटिक दवा है। ये पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। एक हमारा फंगस होता है पेनिसिलियम नोटेटम, इससे इस पेनिसिलिन नामक दवाई को बनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी है कि पेनिसिलिन किस फंगस से प्राप्त की जाती है, तो इसलिए आपको इस पेनिसिलिन इसके जो फंगस का नाम याद रखना है, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की जाती है। ये एक एंटीबायोटिक होती है। कवकों से अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते हैं। कवकों से बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती है। इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्लों के उत्पादन में जो हम लोग फंगस है उनका जो कार्बनिक अम्ल बनाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स बनाई जाती हैं, जो आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक एसिड बनाए जाते हैं, उनके लिए हम लोग फंगस का कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सिस्ट्रिक एसिड, वैसे तो आपने सुना हो सिस्ट्रिक एसिड मोस्टली नींबू से प्राप्त होता है। खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे हमें सिस्ट्रिक अम्ल मिलता है। कुछ वर्ष पहले सिस्ट्रिक अम्ल नींबू वंश के फलों से प्राप्त किया जाता है। यह विधि बहुत महंगी पड़ती थी, मतलब जो हमारे खट्टे जो फल होते हैं उनसे सिस्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता था। तो फिर बाद में क्या किया, ये जो प्रोसेस थी काफी मतलब कॉस्टली पड़ती थी, उसके लिए फिर उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्ट्रिक एसिड बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि कई जगह मतलब जो होता है ना सिस्ट्रिक अम्ल का यूज करना होता है। अब नींबू से मतलब बनाने बैठेंगे तो वो प्रोसेस काफी लंबी होती है और काफी कॉस्टली भी पड़ती है। तो उन्होंने आर्टिफिशियल उसको बनाया, जैसे कि इसमें सुक्रोज और मोलेसेस का पेनिसिलियम तथा एस्परजिलस द्वारा किण्वन कराकर तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अब यह अम्ल सुक्रोज और मोलेसेस, ये दो शर्कराएं होती हैं, सुक्रोज और मोलेसेस। इनमें क्या करते हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस ये दोनों अपने फंजाई होते हैं। इन दोनों का इसमें डाल के किण्वन कराया जाता है, फर्मेंटेशन कराते हैं, काफी टाइम तक इनको डाल के रख देते हैं। फिर उसके द्वारा इस सिस्ट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। एटाकोनिक एसिड, यह शर्करा का एस्परजिलस एटेकोनिकम तथा एस्परजिलस टेरेटम द्वारा किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये भी एक शर्करा होती है। शर्करा में एस्परजिलस और एटेकोनिकम तथा एस्परजिलस टेरियस, ये दो तीन वो होते हैं, आपके फंगस होते हैं, इनको डाल के किण्वन कराया जाता है। फिर इस तरह से ये प्राप्त होती है, शर्करा बन जाती है। पहले इसको डालते हैं तो इसका किण्वन करवाते हैं, फर्मेंटेशन कराया जाता है, 2-3 दिन डाल के छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद ये शर्करा प्राप्त होती है। इनके नाम थोड़ा आप अच्छे से स्क्रीन पर देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये नाम थोड़े से बोलने में मतलब होता है ना थोड़ा आपको क्लियर समझ नहीं आती, इसलिए आप स्क्रीन पर देख लेना इनको। इन इंडस्ट्री उद्योगों में उपयोग,
इस मद्य निर्माण में मतलब जो आपकी ड्रिंक वगैरह बनाई जाती है, अल्कोहल बनाया जाता है, उसके लिए इसका यूज होता है। बेकरी उद्योग में होता है, जहाँ पे अभी पेस्ट्री वगैरह, डबल रोटी और केक वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें यूज होता है। और पनीर उद्योग में जो मतलब आपकी ये इंडस्ट्रीज में इनका फंजाई का यूज होता है। इन 3 इंडस्ट्रीज में करते हैं सबसे ज्यादा। मद्य निर्माण से आपको समझ आ रहा होगा कि ड्रिंक वगैरह अल्कोहल बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। किण्वन के द्वारा अल्कोहल तैयार किया जाता है। बेकरी मतलब जो स्पंजी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, डबल रोटी, केक, पेस्ट्री वगैरह, उसमें यूज किया जाता है। पनीर उद्योग पनीर बनाने के लिए भी या चीज बनाने के लिए भी फंजाई का यूज करती है एज एंजाइम के रूप में। एंजाइम से आपको पता चला हो एंजाइम क्या होता है, किसी भी किसी कोई भी जो प्रतिक्रिया हो रही है और रासायनिक ये क्रिया होती है, केमिकल कंपोजिशन, उसकी मतलब प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। एंजाइम्स को बनाने के बाद क्या होता है, वो एकदम जो स्पीड है उनकी बढ़ जाती है, काम करने की स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं, उनको हम एंजाइम बोलते हैं। एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इन्वर्टेज का एंजाइम का इसका यूज मिष्टानशाला का कागज उद्योग में किया जाता है। इसका जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इस मिष्टानशाला का कागज बनाने के उद्योग में इसका यूज करते हैं। सेलुलोज एक ये एंजाइम होता है, सेलुलोज। इस एंजाइम का यूज हम लोग पनीर उद्योग में करते हैं। पनीर उद्योग में इस एंजाइम का यूज करते हैं, मतलब होता है उसकी प्रोसेस जो स्पीड होती है उसको फास्ट करने के लिए हम इन एंजाइम का यूज करते हैं। यूज इन एग्रीकल्चर कृषि में उपयोग अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक से आपको समझ आ रहा हो सफाई के रूप में, जैसे कि मैंने उसमें बैक्टीरिया में आपको बताया था, और लाइकेन की जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पड़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था। वातावरण में CO2 की पूर्ति मृत जीव एवं पादप अंगों के अपघटन से होती है। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी हम लोग पूर्ति जो मृत जीव होते हैं, जैसे कि जो एनिमल्स वगैरह मर गए, और जो प्लांट्स होते हैं, और जब उनका डीकम्पोजिशन होता है तो उनकी बॉडी से CO2 निकलती है, तो हमारे जो वातावरण में वो CO2 की पूर्ति करती है। यह अपघटन कवक और जीवाणु द्वारा होता है। जो मृत जो जीव होते हैं उनका डीकम्पोजिशन हमारी फंजाई और बैक्टीरिया करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सबके बारे में। जैव नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल अनेक कवक पौधों में होने वाले रोग तथा उनके कारकों पर प्रतिरोधी प्रभाव डालते हैं। बहुत सारे कवक होते हैं, ये हमारे लिए एक नेचुरल एनिमी का काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फसलों में कोई बीमारी फैल जाती है, प्लांट्स में कोई बीमारी हो जाती है, तो वहां पे कुछ कवक पाए जाते हैं। वो कवक एक तरह से उनके ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं, और हमारे लिए वो हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि मतलब होता है ना, खेतों में कोई बीमारी फैल गई तो वहां पर अगर कोई कवक होंगे उस बीमारी को नष्ट करने का काम करेंगे, उनके जो कारक है उनको भी नष्ट करेंगे, उस बीमारी को भी खत्म कर देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, और बायो मतलब हमारे इन्वायरमेंट को एकदम से बैलेंस करके रखते हैं। अतः रोगों के जैव नियंत्रण के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इनका मेन रोल होता है। कवक मूल के रूप में उपयोग। कवक मूल मतलब कवक जड़ों में पाए जाते, कवक जाल तथा उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के बीच में पारस्परिक संबंध को कवक जाल कहते हैं। जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं उनकी जड़ों के बीच में जड़ों में और कवक जाल के बीच में संबंध होता है। जो कवक तंतु और उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के बीच में जो संबंध होता है उसको कवक जाल कहते हैं। एक जाल जैसा बन जाता है, आपस में एक दूसरे अटैच्ड होते हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं, उसको हम कवक जाल कहते हैं। कवक तंतु पौधों की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पौधों के खनिज तत्वों का अवशोषण करके प्रमुख अंग के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो पौधों की जड़ें होती हैं वो पौधे के अन्य भागों तक खनिज पदार्थ पहुंचाती है, लेकिन क्या होता है इनकी जड़ों में कवक तंतु जब पाए जाते हैं तो वो इसका कार्य करते हैं, और वो क्या करते हैं पौधे का एक विभिन्न भाग बन जाते हैं, जिससे कि पौधे को खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाते हैं, एक प्रमुख अंग का कार्य करते हैं। शुष्क आवासीय स्थलों में पाए जाने वाले पौधों में कवक मूल जल अवशोषण का प्रमुख कार्य करते हैं। शुष्क आवास के मतलब जो जहाँ पे पानी की कमी होती है वो स्थान होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां पे जो कवक मूल पाए जाते हैं वो एक जल को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं, प्रमुख कार्य करते हैं। उन कवक मूल के द्वारा वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है और पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है।
इन सॉइल एग्रीगेशन मृदा समुच्चय के रूप में कुछ कवकों में जो सॉइल बाइंडिंग का गुण पाया जाता है। मतलब कवक क्या होते हैं कि मतलब ये मृदा को ना जो मिट्टी है उसको बांध के रखते हैं, मतलब उसको बांध के रखते हैं, आपसे उनके कणों को चिपका के रखते हैं, उनको अलग अलग नहीं होने देते। सॉइल बाइंडिंग में जो फंगस और बैक्टीरिया भी काम करते हैं। इसके पिक्चर में शो रहा है सॉइल बाइंडिंग में फंगस और बैक्टीरिया और रूट्स और अर्थवर्म, ये तीनों चीजें मतलब मिलके काम करती है। फिर उसके बाद न्यू एग्रीगेट्स का निर्माण होता है। कवकों में एक श्लेष्मी पदार्थ स्रावित होता है जो मिट्टी के कणों को आपस में चिपका के रखता है, जिससे क्या है कि मिट्टी ना आपस में टूटती नहीं है, वो चिकनी और एकदम बंधी हुई रहती है, आपस में अलग अलग बिखरती नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होकर नहीं जाती वो। कुछ ईस्ट मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। एज टेस्ट ऑर्गेनिक परीक्षण के रूप में न्यूरोस्पोरा क्रॉस किसी पदार्थ में विटामिन बी की उपस्थिति और मात्रा का निर्धारण करने में यूज होता है। न्यूरोस्पोरा क्रॉसा एक हमारा जो फंगस की स्पीसीज होती है, जो किसी भी पदार्थ में अगर आपको ये चेक करना है कि विटामिन बी कितना है और कितना नहीं है, और मतलब होता है ना उसकी मात्रा आपको चेक करनी है, तो उसके लिए न्यूरोस्पोरा क्रॉसा नामक फंगस का यूज किया जाता है परीक्षण के लिए। जब हम उसका टेस्ट करते हैं किसी पदार्थ का, तब इसे इस फंगस का यूज करते हैं। जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि आनुवंशिक क्रियाएं होती है, जेनेटिक जो क्रियाएं होती है, उनके लिए हम लोग फंगस का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।